चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मामला क्लियर हैं और बच्चों का फीडबैक पॉजिटिव है, जितना समझाया समझ आ गया। मजीद एग्जांपल्स की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले इसको हम करते हैं क्लियर, ताकि आपको ये एग्जांपल पूरा 3, 5, 8 तो 10 नंबर का एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल आएगा इंशाल्लाह 9 नंबर का। तो ये दो एग्जांपल्स बड़े अहम हैं और इससे आपके पास अब इसके काफ़ी सवालात करने की पोजीशन में आप आएंगे इंशाल्लाह। तो इन दो एग्जांपल्स को देखेंगे, इसके बाद फोर्सेस हमारा एक्सप्लेनेशन वाइज खत्म हो जाएगा, फिर आप पास इंशाल्लाह करने की पोजीशन में आएंगे और सारे पास कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 2 गुजर चुका, एग्जाम्पल 3 की जाने पढ़ेंगे। नवंबर 2003 का सवाल है, नवंबर 2003, पेपर 4, क्वेश्चन 6। One end of a light inextensible string is attached to a fixed point A of a fixed vertical wire. अब देखिएगा, वन एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा, लाइट स्ट्रिंग है, इसका मतलब उसका कोई वेट नहीं है। इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब ये कि वो जो जैसे स्ट्रेच होने वाली होती है वैसी नहीं है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। और वो लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अटैच टू अ फिक्स पॉइंट ए ऑफ अ फिक्स वर्टिकल वायर। एक फिक्स वर्टिकल वायर है, उसमें एक पॉइंट ए है, वहां से एक हमने स्ट्रिंग अटैच की। The other end of the string is attached to a small ring B. और स्ट्रिंग का एक एंड ए पर है और उसी वर्टिकल वायर के अंदर एक रिंग है बी। तो स्मॉल रिंग बी, इसको मार्क कर लें ताकि आपके जहन में रहे कि बी क्या है, ये स्मॉल रिंग। जब रिंग का जिक्र होगा तो आपके जहन में आ जाएगी बात कि ये स्मॉल रिंग बी की बात हो रही है आपसे। ये स्मॉल रिंग बी सही है जी, तो ये आपके जहन में रहना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, अब हम देख रहे थे स्मॉल रिंग बी है और उसका मास क्या है 0.2 kg। तो आप यहाँ नोट कर लें कि अगर आपको वेट इसको कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी तो ये इसका जो वेट होगा वो होगा 2 न्यूटन। 2 W = mg के मुताबिक m 0.2 है, 10 से मल्टीप्लाई किया, वेट कितना आ गया 2। तो ये हो गया W = 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, राइट, वेट आ गया। अब सवाल पढ़ते जाएं। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ स्मॉल रिंग बी ऑफ मास 0.2 kg। अच्छा, मैं ये सारी चीजें लिख तो रहा हूँ लेकिन फिर मुझे जो है वो बैक करके सारा सारा लिखा हुआ तो मैंने वैसे ही है, सही है, तो अभी मैं लिखता नहीं हूँ, आपको इसे समझाता हूँ। वेट नीचे की तरफ आएगा, स्मॉल रिंग बी है, मास 0.2 kg है, थ्रू विच द वायर पासेस। अब देखिए, स्ट्रिंग है, वर्टिकल वायर है, रिंग है, बात समझ आ रही है। A horizontal force of magnitude 5 Newton is applied to the midpoint of the string। अब स्ट्रिंग का एक कोना जो है पॉइंट ए पे था, स्ट्रिंग का दूसरा कोना जो है वो रिंग बी पे है, और फिर आपने स्ट्रिंग को बीच से खींचा। सोचे ना, तस्वुर करें एक वर्टिकल वायर है और आपने ऊपर टेंशन, ऊपर स्ट्रिंग लगाई, उसको नीचे भी बांधा और उसको बीच से खींचा। जब खींचा तो ये मामला सामने आया। A horizontal force of magnitude 5 Newton is applied to the midpoint M of the string. The system is in equilibrium। बड़ी अहम बात होती है ये, the system is in equilibrium, ये बात बड़ी अहम होती है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। with the string taut, with B below A, वो नजर आ रहा है, and with the angles ABM and BM equals 30। ये भी 30 है, ये भी 30। अच्छा, स्ट्रिंग भी सेम है और ये एंगल्स भी 30 है। पहले पार्ट में कह रहा है शो दैट द टेंशन इन BM इज 5 न्यूटन। ये साबित करो कि टेंशन इन BM जो है वो 5 न्यूटन। अच्छा, इस तरह के आपको कई सवालात मिलेंगे, इस तरह के आपको कई सवालात मिलेंगे और आप इसी तरह डील करेंगे जो तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। करना क्या होता है, जब आपसे टेंशन मांगेगा ना तो आप यहाँ आगे वाला पॉइंट कंसिडर कर रहे होंगे, और जब आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मांगेगा या फ्रिक्शनल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट की बात करेगा तो फिर आप कांटेक्ट फोर्स वाली, जो जहाँ कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करती है वहां देखेंगे। अब यहाँ तो कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है ना, एम तो खाली एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और इसको खींचा जा रहा है 5 न्यूटन की फोर्स से। कॉन्टैक्ट फोर्स वाली चीज की बात आएगी जब एग्जामिनर मुझे कहीं आगे के पार्ट्स में इसका जिक्र करे। तो जब इस तरह के सवाल हों, मल्टीपल पॉइंट्स हों और कॉन्टैक्ट फोर्स की एलिमेंट्स मांगे जाएं या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मांगा जाए, तो ये वाली चीज एंड में कंसिडर करनी, अभी नहीं कंसिडर करनी। सबसे पहले टेंशन निकालने के लिए ये वाला पॉइंट कंसिडर होगा, पॉइंट एम। अच्छा, पॉइंट एम पे कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं याद रख लें, ये उसूल जहन में रखें। जो भी पॉइंट आप कंसिडर करोगे
उस पॉइंट पे जितने फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सबको कंसिडर करना है। तो आपने कहा एम पे क्या क्या फोर्स है, राइट की तरफ 5 न्यूटन है, यहाँ एक फोर्स है और यहाँ भी एक फोर्स, और आपको टेंशन इन बीएम निकालनी है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या टेंशन इन एएम और टेंशन इन बीएम अलग अलग होगी? ऐसा हो सकता है, अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स होती, ये अलग स्ट्रिंग होती, ये अलग होती, तो इनकी टेंशन भी अलग हो सकती थी। बल्कि अगर एंगल डिफरेंट होता, एक पार्ट होता शॉर्टर और एक होता लॉन्गर, अक्सर सवाल में आता है सेम स्ट्रिंग है लेकिन एक शॉर्टर पार्ट है एक लॉन्गर पार्ट, शॉर्टर पार्ट और लॉन्गर पार्ट में भी जो है ना टेंशन अलग अलग होती है, शॉर्टर और लॉन्गर पार्ट में भी टेंशन अलग अलग हो सकती हैं। मतलब सेम स्ट्रिंग या तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो तो अलग अलग टेंशन होंगी, या सेम स्ट्रिंग के अलग अलग पार्ट्स हो, एंगल डिफरेंट हो, एंगल डिफरेंट होता, एक हिस्सा शॉर्टर होता एक लॉन्गर होता, तो टेंशन अलग अलग होती। बट यहाँ कोई जिक्र नहीं है शॉर्टर लॉन्गर का। क्यों? क्योंकि एंगल बराबर है तो एएम और बीएम की लेंथ भी बराबर है, मतलब दोनों पार्ट्स टेंशन, दोनों पार्ट्स में टेंशन बराबर है। तो ये फैक्ट जरूरी था जो आपको यहाँ पिक होता, नहीं पिक होता तो आप आगे सवाल नहीं कर सकते। तो हमने कहा भाई ये टेंशन है और जो टेंशन ये वो ये टेंशन, तो दोनों को टी माना हमने और ये राइट की तरफ 5 माना। अच्छा टी को रिजोल्व करेंगे, वैसे तो अगर आप चाहें और आपको एंगल निकल जाए, ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, इसके थ्रू आप लेमाइस थ्योरम लगा के भी आप टेंशन निकाल सकते हैं। कैसे पता चला ये वाला एंगल, कैसे पता चलेगा भाई? देखें ये जेड फॉर्म हो रहा है तो ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, कुल मिला के ये एंगल कितना हो गया 120। तो टेंशन अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन 30 30 60 120 अपॉन साइन 120, नहीं एक मिनट, हाँ ये भी 120 है, तो 120 साइन 120 साइन 120 कट गया, टेंशन कितनी आ गई चंदा? 5 आ गई। तो लेमाइस थ्योरम से भी कर सकते हो, अच्छा रिजॉल्विंग से भी कर सकते थे। टी को अगर आप रिजॉल्व करते हो तो ऊपर की तरफ आपका आएगा, देखना पड़ेगा, ये एंगल 30 है तो ये हो जाएगा टी कॉस 30 और ये हो जाएगा टी साइन 30। अच्छा इसी तरह इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टी कॉस, ये टी साइन 30 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा टी कॉस 30। तो अप इक्वल्स टू डाउन, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट करोगे आपका टेंशन आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। तो मैंने दोनों तरीके से बताया है। सबसे पहले ये पिक करना कि टेंशन इन एम टेंशन इन बीएम से बराबर है। मेथड नंबर 1 कह रहा है कि ये वाली जो फोर्स है एम पे, अच्छा यहाँ मैंने खाली बी वाले मामला को कंसिडर किया, उसको छोड़ दो, जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बताया है वो आप उसको देखें। मैं यहाँ इसके लिए डायग्राम आपका अलग से बना देता हूँ। ये मामला है भाई, यहाँ अलग से डायग्राम बना रहा हूँ एम के लिए। अब ये देखें आप, ये आपका जो है एम है, राइट की तरफ 5 न्यूटन, और यहाँ आपको नजर आ रहा है T न्यूटन, और यहाँ भी आपको नजर आ रहा है T न्यूटन, और इनके दरमियान आपको एंगल जो नजर आ रहा है, ये एम को थोड़ी देर हटा देता हूँ, ये वाला एंगल आपको जो नजर आ रहा है दोनों के दरमियान ये है 120, और ये वाला जो एंगल है ये भी 120, और ये वाला जो एंगल है ये भी 120, सारे एंगल बराबर है। तो इसका मतलब सारे एंगल बराबर है, सारी फोर्सेज भी बराबर है, तो लेमा थ्योरम आपका लग गया। और अगर रिजॉल्विंग करते हैं तो फिर रिजॉल्विंग करने के लिए 30 के एंगल को इस्तेमाल कर लेते, तो लेफ्ट पर आपको दो चीजें मिलती। इसको रिजॉल्व करते तो भी आपको टी साइन 30 मिलता, और इस वाले को रिजॉल्व करते तो भी आपको टी साइन 30 मिलता। और जब एम को कंसिडर करते तो टेंशन एक्स अवे फ्रॉम एम, जिस पॉइंट को कंसिडर किया जाता है टेंशन हमेशा उससे अवे एक्ट करती। ये जो डायग्राम यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है टेंशन का डायरेक्शन, ये बी के हिसाब से, इसलिए इस पे ना देखें, ये अगले पार्ट के लिए, पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 1 में जब एम कंसिडर करते तो टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम एम, टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम एम, एंड फोर्स 5 तो है ही अवे फ्रॉम। तो रिजॉल्विंग के थ्रू या लेमास के थ्रू निकालते टेंशन 5 आ जाए। तो पता चला पॉइंट एम को कंसिडर करके टेंशन निकलने, ये पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? 120 कैसे आया? 120 बता दिया ना, ये वाला तो 120 एंगल है, ये सही है। अच्छा अब यहाँ देखें, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, तो ये एन फॉर्म हो रहा है, एन या जेड फॉर्म होता है और वर्टिकल लाइंस होती हैं तो ऑल्टर्नेट एंगल्स बनते हैं, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 90 हो गया। राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दरमियान एंगल 90 है, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, 30 प्लस 90 इज 120।
तो इसीलिए ये पूरा एंगल 120 था। ट्राइंगल का एंगल सम 180 होता है, 180 में से 30 माइनस किया, ये भी 120। पूरा सर्कल का एक पॉइंट पे पूरा एंगल 360 होता है, दोनों को माइनस किया, ये भी 120। जनाब, सवाल का जवाब मिल गया, कैसे आया 120? फौरन फौरन एक्नॉलेज किया करें ताकि पता चल जाए हमें आगे बढ़ सकते। अच्छा जी, ओके। तो ये आपका पार्ट नंबर मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। द रिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द वायर। अब देखें सवाल, रिंग पे खिंचाव आ रहा था, रिंग पर क्या आ रहा था? खिंचाव आ रहा था। मैं क्लियर करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपकी रिंग है, रिंग की बात होना शुरू हो गई। जब रिंग की बात हुई तो आपने कहा रिंग पे जितने फोर्सेज हैं सब कंसिडर करते हैं। तो रिंग पे पहली फोर्स है वेट, रिंग का वेट। रिंग पे एक फोर्स है टेंशन, जो कि आ चुकी है 5 न्यूटन की, पहले पार्ट में निकलवा चुका है। देखिए एम कंसिडर कर रहे थे तो टेंशन अवे फ्रॉम एम एक्ट कर रही थी। रिंग बी को कंसिडर कर रहे हैं, टेंशन अवे फ्रॉम बी एक्ट करेगी। जिस पॉइंट को या जिस ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है, टेंशन हम हमेशा उससे अवे एक्ट करती है। तो वेट हो गया, टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, वेट हो गया। अच्छा, उसके अलावा टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक होगा टी कॉस 30 और एक होगा टी साइन 30। इसको रिजोल्व कर लेंगे। अब इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें होंगी? एक होगा नॉर्मल कॉम्पोनेंट, एक होगा फ्रिक्शनल कॉम्पोनेंट। अब सवाल पैदा होता है फ्रिक्शनल कॉम्पोनेंट कहाँ होगा? तो ऊपर की तरफ आपका जो है टी कॉस 30 होगा, 5 cos 30, और नीचे की तरफ होगा वेट विच इज, रिंग का मास कितना था? 0.2, तो 2 न्यूटन। तो 5 cos 30 बड़ा होता है या 2 न्यूटन बड़ा होता है? आप निकाल लें, 5 cos 30 का आंसर आपका जो है वो बड़ा आएगा, 4.33 समथिंग आएगा। लेकिन अभी भी रिंग किस में? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में लिखा था, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द स्ट्रिंग टॉर्क। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो कमजोर वाली साइड वेट वाली साइड है, तो फ्रिक्शन नीचे कमजोर का साथी होगी। और लिख भी दिया, रिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द वायर। रिंग ऊपर की तरफ मूव होने वाली है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज रेजिस्ट मोशन and acts in opposite direction to the motion or likely motion of the body। रिंग ऊपर की तरफ स्लाइड होने वाली है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगी? नीचे की तरफ। और इसके में कोई मसला ही नहीं, जिसको रिजॉल्व करके राइट की तरफ खिंचाव आ रहा है तो नॉर्मल कॉम्पोनेंट लेफ्ट की तरफ हो। ये मैंने बैक किया और सारी फोर्सेज आ गई। सही है। वेट 2 न्यूटन नीचे की तरफ, फ्रिक्शन नीचे की तरफ। टी जो है 5 न्यूटन था, इसको रिजॉल्व किया तो टी कॉस 30 एंड टी साइन 30। तो टी आपका जो है वो 5 है, तो मैं यहाँ पर टी की जगह पे 5 रख सकता हूँ। 5 sin 30 एंड 5 cos 30, ये हमने टेंशन को रिजॉल्व कर दिया। सही है जी। अच्छा, अब देख सकते हैं फ्रिक्शन कमजोर का साथी नीचे आ गई, तो अप इक्वल्स टू डाउन, 5 cos 30 इज इक्वल्स टू 2 + f। तो ये आपका पार्ट 2 बन गया, पहला पार्ट। और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट, तो r इज इक्वल्स टू 5 sin 30। तो r इक्वल्स 5 sin 30 के मुताबिक r आ गया 2.5। मांगा था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द वायर। 5 नंबर, कोई हल्की बात है? मैंने कहा था ना मैकेनिक्स में वर्किंग कम होती है, मैकेनिक्स में वर्किंग कम होती है और मेथड के ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो आपने डायग्राम पे खाली फोर्सेस लिखी और आपका पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। लेफ्ट की तरफ r, राइट की तरफ 5 sin 30, तो r इक्वल 5 sin 30 के मुताबिक 2.5 आ गया। अच्छा, अप इक्वल डाउन के मुताबिक 5 cos 30, t cos 30 था, 5 cos 30 इज इक्वल टू 2 + f। नीचे की तरफ 2, नीचे की तरफ f, 2 + f इज इक्वल टू 5 cos 30। अप इक्वल डाउन किया, f आ गया, r भी आ गया, f भी आ गया। निकालना क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे पता कि f इक्वल्स म्यू आर है, f लेस देन म्यू आर नहीं है? रिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द वायर। इससे इसने बताया कि जो इक्विलिब्रियम है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और f इक्वल्स टू म्यू आर लेना है, इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू f अपॉन r होगा। तो f अपॉन r करके म्यू निकाल लिया, और क्योंकि म्यू नॉन एग्जैक्ट आ रहा था तो नॉन एग्जैक्ट का आंसर कितने सिग्निफिकेंट में देते हैं?
3 सिग्निफिकेंट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू का 0.93। ये आपका पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। यहाँ तक पहले मुझे बता दें, पार्ट नंबर 2 तक सबको क्लियर है, कोई मसला कोई डाउट तो नहीं है? एक्नॉलेजमेंट दे दें जल्दी से। अच्छा, कुछ सवालात आ रहे हैं, एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूं। सर, टेल द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर एम कंसिडर कर रहे थे तो टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। एम कंसिडर कर रहे थे, टेंशन वाज एक्टिंग अवे फ्रॉम एम, यहाँ भी और यहाँ भी। बट नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग बी, तो टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम बी। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। तो ये एक सवाल का जवाब हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल, आर नीचे क्यों एक्ट कर रही, आर नीचे क्यों एक्ट कर रही लेफ्टवर्ड्स है? नीचे और लेफ्टवर्ड में फर्क है। आर लेफ्टवर्ड क्यों एक्ट कर रही है? क्योंकि जब रिंग को खींचा जा रहा है स्ट्रिंग से इस तरफ, और इसको रिजॉल्व करके पता चला कि 5 sin 30 से रिंग को राइट की तरफ खींचा जा रहा है, तो क्या रॉड को तोड़ती हुई रिंग राइट की तरफ जा रही है? नहीं जा रही ना, इक्विलिब्रियम में है ना। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो रॉड का होगा, जो परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा, वो लेफ्टवर्ड से। नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा वो लेफ्टवर्ड से। तो 5 sin 30 राइटवर्ड्स है, तो आर लेफ्टवर्ड। ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। सर, प्लस क्यों किया एफ एंड डब्ल्यू को? बेटा, क्योंकि 5 cos 30 ऊपर की तरफ फोर्स थी, वेट नीचे की तरफ था, वेट था 2 न्यूटन का, कम था। 5 cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालो, 4.33 समथिंग आ रही है, वो ज्यादा थी। तो ऐसे तो ऊपर चली जाती रिंग, लेकिन रिंग तो ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द वायर है, ऊपर जा तो नहीं रही। तो कौन सी चीज है जो उसका रुकावट बन रही है? वो है फ्रिक्शन। तो उससे पता चला रिंग ऊपर जाने वाली है, लेकिन रुकावट फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो वेट भी नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ है। जब दोनों चीजें नीचे की तरफ है, तो दोनों को ऐड ही होना है ना, क्योंकि अप इक्वल्स टू डाउन होता है। तो W प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 5 cos 30, अप इक्वल्स टू डाउन। ये तीसरे सवाल का जवाब हो। वेट हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, W वेट है और वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। फ्रिक्शन इज नॉट द अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द रॉड, पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। तो यहाँ पर कॉन्टैक्टिंग सर्फेस यानी कि रॉड वर्टिकल है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्ट करेगी। कहाँ एक्ट करेगी? कमजोर वाली साइड पर एक्ट करेगी, ताकि रुकावट बन जाए, रुकावट क्रिएट करने के लिए। उसका मैं क्लियर कर चुका हूँ। R5 sin 30 इंटू 2 नहीं, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। दो स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। दो स्ट्रिंग्स हैं तो आप उसको इंटू 2 कर रहे हो, नहीं। जब एम कंसिडर कर रहे थे तो दोनों स्ट्रिंग्स का ताल्लुक था एम से। जब मैं रिंग बी को कंसिडर कर रहा हूं पार्ट 2 में, यहां लिख दें वाजे तौर पे, वी आर कंसिडरिंग रिंग बी। क्या कंसिडर कर रहे हैं? रिंग बी को कंसिडर कर रहे हैं। और जब रिंग बी कंसिडर होगी, तो हर वो फोर्स जो बी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसको कंसिडर करना है, बाकी किसी और से हमारा लेना देना नहीं है। तो बी से कनेक्शन में कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, बी का वेट है और बी को खींचने वाली स्ट्रिंग है, उसकी टेंशन है।
ये टेंशन दूर दूर तक बी से कनेक्टेड नहीं है, स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाला पार्ट। और स्ट्रिंग वैसे भी दो नहीं है, स्ट्रिंग एक ही है। ये स्ट्रिंग के दो अलग अलग पार्ट्स थे, दो अलग अलग हिस्से थे, लेकिन वो एम पे एक्ट कर रहे थे। बी पे खाली ये वाला हिस्सा एक्ट कर रहा है, इस वाले हिस्से का कोई काम नहीं है बी पे। तो जो डायरेक्टली उस पॉइंट पे कंसिडर हो रही होती है उसको ही लेना होता है, जो डायरेक्ट उस पॉइंट पे एक्ट कर रही होती है खाली उन्हीं को कंसिडर करना पड़ता है, सबको कंसिडर नहीं करते। सही है जी। ये एक और सवाल का जवाब दे दिया। तो मुझे बताएं जितने सवाल क्लियर हो गए। अभी तो कोई सवाल बाकी नहीं है। चले अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। सही है, मैंने सबका जवाब दे दिया है, चैट पे जितने सवाल थे जवाब दे दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप रेज हैंड करके मुझसे पूछ सकते हैं, चैट के अलावा भी कोई मसला नहीं। तो जनाब हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 मुकम्मल कर लिया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m kg इज अटैच टू द रिंग। अब रिंग जो है उसका वेट था कम, और इस वजह से वो ऊपर जाने लगी थी और स्लाइडिंग अप द वायर होने वाली थी। तो एक बंदे ने कहा एक काम करते हैं, एक दूसरा पार्टिकल रिंग के साथ बांध देते हैं। तो अ पार्टिकल ऑफ मास m kg इज अटैच्ड टू द रिंग। द रिंग इज नाउ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द वायर। अभी भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, अभी भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। बट अब ऑब्जेक्ट, अब जो रिंग है वो अबाउट टू मूव डाउन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वेट आ गया ना उस पर। 2 न्यूटन के वेट के साथ एम के जी मास है, एम को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 m, तो 10 m न्यूटन का मजीद वेट ऐड हो गया रिंग के अंदर। तो अब हुआ ये कि 5 cos 30 पड़ गया कमजोर, और 10 m और W यानी कि 2 न्यूटन मिलकर डाउनवर्ड फोर्स हो गई ज्यादा। तो फ्रिक्शन तो कमजोर का साथी है, फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन बदला और वो ऊपर चला गया। पार्ट 2 में फ्रिक्शन नीचे की तरफ थी क्योंकि नीचे वाली साइड कमजोर थी। पार्ट 3 में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ चली गई। क्योंकि रिंग अब नीचे जाने वाली है, फ्रिक्शन तो उसका है जो कमजोर है, क्योंकि फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रही है। जब रिंग के साथ रिंग के साथ एक और ऑब्जेक्ट पार्टिकल अटैच हुआ, तो रिंग नीचे जाने लगी। फ्रिक्शन ने बोला नहीं भाई नहीं, नीचे जाने नहीं दूंगा, रुकावट क्रिएट करूंगा। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो गई। तो अब ये मामला आपने दोबारा से कंसिडर किए, मैंने यहाँ कंसिडर किए। वेट नीचे की तरफ है, 10 m की फोर्स नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ चली गई? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो। अच्छा, आर पहले भी लेफ्ट था, अभी भी लेफ्ट है। 5 cos 30 ऊपर की तरफ है और 5 sin 30 राइट की तरफ। ये कांस्टेंट है, 5 cos 30 5 sin 30 कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, वेट भी कांस्टेंट है। बस फर्क क्या आया कि नीचे की तरफ एक और फोर्स आ गई, वो है 10 m, क्योंकि मास m की जी था तो वेट हो गया 10 m, और जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन बदल के ऊपर हो गया। ये दो चेंजेस के साथ ये आपको मैंने यहाँ बता दिया। वेट नीचे की तरफ, 10 m की फोर्स नीचे की तरफ, 5 cos 30 ऊपर, 5 sin 30 राइट, फ्रिक्शन भी ऊपर कमजोर की साथी, और नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट। इक्विलिब्रियम तो अभी भी था, अप इक्वल्स डाउन, राइट इक्वल्स लेफ्ट। तो आर इज इक्वल्स टू 5 sin 30 अपनी जगह मौजूद रहा। दोबारा ना भी निकालते तो बात क्लियर थी, 2.5 है। अप इक्वल्स डाउन के मुताबिक 5 cos 30 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2 + 10 m। अप इक्वल्स डाउन किया तो यहां से आपके पास एफ मौजूद था, एफ ऊपर आपके पास मौजूद था। कैसे पता? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा, और क्योंकि आर भी सेम है तो एफ तो म्यू आर के बराबर होता है। म्यू भी सेम है, आर भी सेम है, तो एफ को भी सेम ही रहना है। तो इसका मतलब सब मामला कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन भी वो यूज होगी। क्योंकि आर सेम है, याद रहे आर बदलता तो फ्रिक्शन बदल जाती। बड़ी अहम बात, कुछ सवालात में बच्चा वही फ्रिक्शन ले लेता है जो ऊपर निकाली होती, यहाँ ऐसा नहीं करना था। फ्रिक्शन बदलनी, यहाँ बदलनी नहीं थी, यहाँ वही रहती। क्यों? क्यों बदलती नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन म्यू आर है, म्यू और आर सेम रहेंगे तो फ्रिक्शन भी सेम रहेगी। तो म्यू तो है ही कांस्टेंट, उसने सेम ही रहना है। इस सवाल में आर में कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग से इसको एक और स्ट्रिंग बांध के खींचा जाता ना, और आर बदल जाता, तो आर बदलने पे एफ बदलता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदलता। याद रहे ये बात। तो यहाँ क्योंकि आर नहीं बदल रहा, और म्यू को तो वैसे ही नहीं बदलना, वो तो है ही कांस्टेंट, तो एफ भी नहीं बदला। इसलिए वही एफ जो ऊपर निकाला था उसको नीचे इस्तेमाल किया, और फिर एम एक वाहिद कांस्टेंट बाकी रह गया था,
हमने सॉल्विंग की और m की वैल्यू आ गई 0.466 kg और नॉन एग्जैक्ट था तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने राउंड ऑफ कर दिया। ये पूरा सवाल आपके कदमों में रख दिया है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। काफी डिटेल में हमने इस पे बात की और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। मैंने आपके सामने रेंज ऑफ सवाल इसलिए रखे कि हर किस्म का सवाल आपके कदमों में आ सके। तो स्क्रीनशॉट भी ले लें और मुझे एक्नॉलेज करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जांपल देन। चले बेटा, तो अब यहाँ पर हम आगे आते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 की जानिब हम बढ़ते हैं, जो हमारा एक्सप्लेनेशन का लास्ट एग्जाम्पल है, जिसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के कई सवालात नज़र आएंगे। बट ये भी वैसे ही सवाल है जो अगर आप 20 साल के पास पर सॉल्व कर लें तो आपको 3-4 सवाल मुश्किल से मुश्किल ऐसे नज़र आएंगे। तो मैंने वो सवाल चूज करके आपके सामने पेश किए हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। बल्कि इसकी एग्जांपल जो है ना, वो मैंने कंपाइलेशन उसकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में की, टॉपिक नंबर 3। बट है वो फोर्सेस से लिंक थी, बस वो कंपाइलेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है, तो आपको उसके सवाल वहां मिलेंगे, फोर्सेस के टॉपिक में नहीं मिलेंगे। बट कॉन्सेप्ट इसका अभी ही क्लियर करना बेहतर है, क्योंकि ये फोर्सेस के हवाले से है। बट याद रखें, इसका टॉपिकल की जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपको तीसरा टॉपिक जो है, जो बुक 2 होगी मैकेनिक्स की, उसके अंदर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। भारत सवाल को देखते हैं इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 4 नवंबर 2004 का सवाल है, बेहतरीन सवाल, 9 नंबर के लिए। स्टार्ट करते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस ईच ऑफ मास 400 kg आर एट रेस्ट। 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं और दोनों का मास 400 kg है। तो मुझे पता चला भाई, ये वाला जो बॉक्स है ये भी 400 kg का बॉक्स है और ये वाला जो बॉक्स है ये भी 400 kg का। राइट, बोथ बॉक्सेस हैव अ मास ऑफ 400 kg। Both of them are at rest with one on top of the other on horizontal ground। और ये जमीन पे मौजूद है, जो ग्राउंड है। A horizontal force of magnitude P newtons is applied to the lower box। आपको नजर आ रहा है लोअर बॉक्स पे धक्का मारने की कोशिश हो रही है, P न्यूटन की फोर्स उसको धक्का मार रही है। Between the lower box, अच्छा आगे आ जाए। Horizontal force applied to the lower box, C डायग्राम, डायग्राम देख लिया हमने। The coefficient of friction between the lower box and the ground is 0.75। तो याद रखें, ये जो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ जो कांटेक्ट हो रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ का जो म्यू है ना, ये म्यू जो है ये है 0.75। और कह रहा है अब देखें जरा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द ग्राउंड इज 0.75। क्योंकि लोअर बॉक्स और ग्राउंड का जो कांटेक्ट है वो भी कांटेक्ट फोर्स वहां भी एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉक्सेस इज 0.4। तो बिटवीन द टू बॉक्सेस जो है, अच्छा फिर मैंने वही गलती की, मैंने इसको बैक करना है, तो लिखना कुछ नहीं था मुझे यहाँ पर, ताकि मैं एक साथ सोल्यूशन ला सकूं। अच्छा सही है, ओके। अब देखें जरा, तो कोएफिशिएंट बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द ग्राउंड इज 0.75 एंड द, तो यहाँ का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.75 है और यहाँ का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो बिटवीन द टू बॉक्सेस है वो 0.4 है। सही है। अब जरा देखिएगा, show that the boxes will remain at rest if P is less than equals to 6000। Boxes will remain at rest if P is less than equal to 6000। अब ये जो नॉलेज मैं आपको ऊपर देने लगा था ना, ये इस चीज की एप्लीकेशन, क्योंकि सवाल में उसने जो शो करवाया उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व करवा दी। जब सवाल में इनइक्वालिटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जब सवाल में इनइक्वालिटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो आपके जहन में ये सिनेरियोज आने चाहिए कि सर ने एक दफा बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से लेस देन इक्वल्स टू होती है। अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट मूविंग हो तो अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है।
तो कभी आपसे ग्रेटर देन वाली चीज साबित करवाएगा और मूवमेंट की बात हो रही होगी तो आपके जहन में ये इनइक्वालिटी आनी चाहिए, और अगर रेस्ट की बात होगी तो आपके जहन में ये इनइक्वालिटी आनी चाहिए। बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दी है, ये इसी सवाल के लिए खासकर आपको मैंने सिखाई है ये बात। वैसे तो कॉन्सेप्ट भी इसी से सिखाया है, बट ये जो सवाल में डायरेक्ट अप्लाई होने वाली चीज है ना, वो ये वाला एग्जांपल जो आपके सामने इस वक्त मैं करवा रहा हूँ उसमें ये अप्लाई होनी। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि रेस्ट पर है तो अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स इज पी। तो मैं क्या कहूंगा? अप्लाइड फोर्स से, अच्छा अप्लाइड फोर्स इस तरफ ले जा रही है तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगी? अप्लाइड फोर्स लेफ्ट की तरफ है तो फ्रिक्शन कहाँ होगी? फ्रिक्शन राइट की तरफ होगी। और फ्रिक्शन निकलेगी कैसे? फ्रिक्शन निकलेगी म्यू आर करके। सवाल, आप सबसे सवाल है उसका जवाब देंगे। म्यू जो है, ग्राउंड की बात हो रही है, ग्राउंड का जो म्यू है वो 0.75 है। ग्राउंड का आर क्या होगा इस वक्त? अगर मैं लोअर बॉक्स को ग्राउंड का मामला तय कर रहा हूं तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये बताएं। बिल्कुल, टोटल वेट विच इज 8000 न्यूटन। वेरी गुड। क्योंकि लोअर जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे तो दोनों बॉक्सेस का मास अप्लाई हो रहा है, दोनों बॉक्सेस का वेट अप्लाई हो रहा है, दोनों बॉक्सेस का वेट मिला के 400 400 800 केजी इंटू 10, 8000 न्यूटन इसका वेट है। तो नॉर्मल रिएक्शन 8000 होगा। तो यही बात यहां पर मैंने लिखी है कि बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द ग्राउंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.75। और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इनइक्वालिटी फॉर्म में चाहिए। तो आपने क्या लिखना है? अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। पहले आपने ये लिखना है, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। अब आपने कहा अप्लाइड फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स क्या है? तो आपने कहा अप्लाइड फोर्स जो है वो है पी न्यूटन। तो आपने कहा पी यानी कि पी न्यूटन इज लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन आपने कहा फ्रिक्शन इज म्यू आर। अप्लाइड फोर्स इज पी, फ्रिक्शन इज म्यू आर। म्यू जो है वो 0.75 है और आर कितना है? ग्राउंड की बात हो रही है, आर कितना है? 8000 न्यूटन। तो पहले आपने आर इक्वल्स टू वेट करके आर निकाल लिया। अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इसलिए। और फिर उसके बाद आपने कह दिया कि अप्लाइड फोर्स पी है, फ्रिक्शन म्यू आर है, आर 8000 है, म्यू आर किया, पी लेस देन इक्वल 6000 शो हो गया। पहला पार्ट जो 2 नंबर का था वो आपने इस तरह से शो कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ 2 marks यू हैव सक्सेसफुली शोन by using this fact that applied force, because the object is at rest, this means that the applied force is either less than friction or it's equal to friction, क्योंकि इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। सही है? तो ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। अच्छा आगे आ जाते हैं। द बॉक्सेस विल स्टार्ट टू मूव विथ एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे सुने, पहला पार्ट शो कर दिया। अब कह रहे द बॉक्सेस स्टार्ट टू मूव। अब आप जैसे ही पढ़ा ना ये लाइन बॉक्सेस स्टार्ट टू मूव, आपने कहा अच्छा कि पी फोर्स इतनी पावरफुल हो गई कि बॉक्स को धक्का लगा दिया इसने और ये बॉक्सेस हिलना शुरू हो गए। जब नीचे धक्का लगेगा ना तो बॉक्सेस हिलना शुरू हो गए। आपने कहा अच्छा ये तो वो केस हो गया जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई। तो आपने कहा फ्रिक्शन कितनी थी? फ्रिक्शन वाज म्यू आर। और अप्लाइड फोर्स कितनी हो चुकी है? अप्लाइड फोर्स क्या है? म्यू आर से ज्यादा हो चुकी है। तो आपने कहा अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन है। The applied force was P and friction was 6000. You have already found over here the maximum friction of the ground. तो applied force friction से greater हो गई। और जब applied force friction से greater हो जाए तो यहां मैंने लिखकर बताया था, जब applied force friction से ज्यादा हो जाए तो उस केस में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्शन में आ जाता है और नेट फोर्स इक्वल्स टू ma लग जाता है, उससे एक्सेलरेशन निकल जाती है। ये बात पहले बता चुका था। आ जाए इस पे अप्लाई करने में। भाई लोअर बॉक्स और ग्राउंड के दरमियान क्या मामला है? लोअर बॉक्स पे धक्का लगा, लोअर बॉक्स ने मूवमेंट शुरू कर दी, मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा निकल गई। जैसे ये लिखते हैं फौरन अगली चीज लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम। आपने कहा नेट फोर्स निकालने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है पी, उसमें से फ्रिक्शन माइनस की, पी माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम। मास है 800।
अब आपने कहा यार पूछा क्या है इसने, ये तो देखो, द बॉक्सेस स्टार्ट टू मूव विद एक्सेलरेशन ए गिवन दैट नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉक्सेस। अब जरा केस सुने, कह रहा है जब पी ने बॉक्स को धक्का लगाया तो ये धक्का तो लोअर बॉक्स पे लग रहा था, तो हो सकता है धक्का इतना तेज लगता, ऐसा हो सकता है ना, दो डब्बे पड़े, आपने नीचे को इतना तेज धक्का मारा कि ऊपर वाला बॉक्स मूव करने के बजाय स्लाइड करके पीछे गिर गया। लेकिन यहाँ बड़ी टेक्निक इस्तेमाल हुई, नीचे वाले बॉक्स पे धक्का लगाया, ऐसे धक्का लगाया कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स पड़ा था, वो ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड नहीं हुआ, साथ साथ वो भी मूव करता रहा। नीचे वाले बॉक्स पे धक्का लगाया तो धक्का ऐसे लगाया कि ऊपर वाला बॉक्स मूव करता रहा। तो गिवन दैट नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉक्सेस, मतलब पी इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि स्लाइडिंग हो जाती, पी बस ऐसी एतदाल के साथ अप्लाई हुई कि मूवमेंट भी हुई लेकिन बिटवीन द टू बॉक्सेस मूवमेंट नहीं हुई। तो कहने लगा शो दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो मैं घबराया, मैंने कहा यार इनइक्वालिटी कैसे दूं, इनइक्वालिटी कैसे साबित करूं, समझ नहीं आया। आपने कहा यार कोई टेंशन नहीं है, बिटवीन द बॉक्सेस स्लाइडिंग नहीं है ना, इसका मतलब बिटवीन द बॉक्सेस अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। बिटवीन द बॉक्सेस, अच्छा लोअर बॉक्स एंड ग्राउंड का मामला आपने कंसिडर किया, आगे कह रहा है डिड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आगे आपने इस्तेमाल करना है, कैसे पता है, यहाँ तो दो अननोन है पी और ए, अब मैं क्या करूं इस इक्वेशन का, किसी काम का नहीं है, ये काम का है, पहले आगे वाला मामला होगा फिर ये काम का होगा। यहाँ बताने का मकसद ये था कि P माइनस 6000 इक्वल्स टू MA करके अगर P पता चल जाए तो A पता चल जाएगा, और अगर A पता चल जाए तो P पता चल जाएगा, और अगर A को मैक्सिमम कर दिया जाए तो P मैक्सिमम का पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी कहा, तो पी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, और पी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत थी, बट एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। तो इनइक्वालिटी तो साबित करवाएगा ना, जब साबित करवाएगा इनइक्वालिटी, तो यहाँ इनइक्वालिटी देखकर भी पता चल रहा है कि मैक्सिमम ए इज 4। तो अगर कोई ये साबित नहीं कर पाया तो वो ए की वैल्यू 4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा, 800 इंटू 4 इज 3200, 6000 उसमें ऐड कर देगा, 9200 उसका पी मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा, पी मैक्स का आंसर आ जाएगा 9200। तो अगर कोई ये नहीं शो कर पाया तो उसका पी मैक्सिमम वाला काम तो हो जाएगा, बट पहले ये शो करना है फिर डिड्यूस करनी है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। तो ये मैंने लोअर बॉक्स एंड ग्राउंड का दरमियान का मामला बताया कि क्योंकि ग्राउंड लोअर बॉक्स मूव कर रहा है तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है, नेट फोर्स इक्वल्स टू एमए लगा के ये रिलेशनशिप मिल गया जिससे ए मैक्स डालने पे पी मैक्स आ सकता है। अब सवाल ये है कि ए लेस देन इक्वल्स टू 4 कैसे साबित हुआ, ए लेस देन इक्वल्स टू 4 के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने। तो आपने कहा यार नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉक्सेस, तो आपको फौरन ख्याल आया कि बिटवीन द बॉक्सेस तो रेस्ट है, बिटवीन द बॉक्सेस तो रेस्ट है, और रेस्ट में सर ने क्या बताया था, रेस्ट में सर ने बताया था कि अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन हो तो रेस्ट होता है, अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन हो तो रेस्ट होता है। तो आपने कहा यार मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्सेस। आपने कहा अब क्या करूं, आपने कहा जो लोअर बॉक्स है, लोअर बॉक्स पे जो फोर्स है वो तो पी न्यूटन है, लेकिन जो बिटवीन द टू बॉक्सेस वाला मामला था, ऊपर वाले बॉक्स पे डायरेक्ट कोई फोर्स तो मेरे पास है ही नहीं, ऊपर वाले ब्लॉक पे डायरेक्ट तो कोई फोर्स है नहीं, फोर्स तो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रही है, तो अप्लाइड फोर्स की जगह पे क्या लूं। अभी कोई सवाल नहीं, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी कोई सवाल नहीं। तो अप्लाइड फोर्स की जगह पे क्या लूं, तो आपने कहा यार अप्लाइड फोर्स की जगह पे आप क्या ले सकते हो, तो आपने कहा जब, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स ना पता हो ना, तो मुझे पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और उसका मास, कि जब नीचे वाले डब्बे को धक्का लगाया गया तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही होगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स इक्वल्स टू एमए कहता है ना, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन।
तो इस ऑब्जेक्ट का मास है 400 और इसकी एक्सेलरेशन ए है, पता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया पता, अप्लाइड फोर्स की जगह मैंने m इंटू ए रख दिया, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे थी नहीं। डायरेक्ट फोर्स ना हो तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे वाला डब्बा मूव कर रहा होगा वही एक्सेलरेशन ऊपर वाले डब्बे की भी होगी। तो जब नीचे वाले डब्बे को मूव कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, वो मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन हो रही है, तो जितनी एक्सेलरेशन नीचे वाले की होगी उतनी ऊपर वाले की भी तो हो रही होगी, साथ साथ ऊपर वाला भी मूव कर रहा है। तो जब एक्सेलरेशन होगी तो उस वजह से ऊपर वाला डब्बा मूव करेगा, और जब ऊपर वाला डब्बा मूव करेगा तो उस पे एक फोर्स तो भारत अप्लाई हो रही होगी, धक्का तो लग रहा होगा, लेकिन फोर्स इतनी है कि स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो फोर्स इतनी है कि वो लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। तो फोर्स कितनी है, फोर्स इज एम ए। वैसे तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, बट इस वक्त ऊपर वाले बॉक्स पे नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 400, एक्सेलरेशन कितनी है ए, जो नहीं पता। फ्रिक्शन क्या है, तो बिटवीन द अपर बॉक्स, बिटवीन द टू बॉक्सेस द म्यू वाज 0.4। एंड अगर मैं कहूं भाई बिटवीन द टू बॉक्सेस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो क्या है नॉर्मल रिएक्शन बताएं। 4000 केजी का मास है, तो नीचे की तरफ वो वेट अप्लाई जो हो रहा है वो 4000 न्यूटन है, और जब वेट 4000 न्यूटन है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है 4000, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 4000। तो नॉर्मल रिएक्शन आपने रखा म्यू आर, एफ इज म्यू आर, म्यू इज 0.4 एंड आर इज 4000। अच्छा, यहाँ जब म्यू आर किया था तो म्यू वाज 0.75 एंड आर वाज 8000। और यहाँ जब बिटवीन द टू बॉक्सेस की बात हो रही है तो म्यू इज 0.4 गिवन बाय द एग्जामिनर एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज 4000। applied force less than equals to friction between the two boxes, applied force direct पता नहीं है, so it's the product of mass and acceleration, a is unknown, mass is 400, 400 a is less than equals to mu r which is 0.4 into 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a less than equals to 4, जो कि शो करना था सक्सेसफुली शो हो गया। जब a less than equals to 4 शो हो गया तो उसके बाद ये वाली चीज तो हम पहले ही कर चुके थे, उसमें मैंने a मैक्सिमम 4 डाल दी। जब a मैक्सिमम 4 डाल दी तो p मैक्स आ गया 92। तो ये 7 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें वर्किंग बहुत कम, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, और ये दोनों चीजें अप्लाई करने के बाद आपके पास ये सवाल आपके कदमों में आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन इस सवाल की मैंने भरपूर तरीके से कर दी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बता दें भाई, क्लियर हो गया सबको? सही है, चले अल्हम्दुलिल्लाह, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैंने पूरी जान मार के इसको आपके सामने अल्लाह के फजलो करम से क्लियर कर दिया। और इसके बाद फोर्सेस मुकम्मल है। अगली क्लास में फोर्सेस के सवाल भरपूर तरीके से क्लियर करके लाइएगा। इंशाल्लाह रिकॉर्डेड फोल्डर आपसे पूरा शेयर हो जाएगा। सवालात पास पेपर्स के उसमें होंगे, उससे सहारा लें, पास पेपर्स के सवाल पूरी तरह से मुकम्मल कर लें। इसी के साथ इजाज़त है आप सबको, और क्लास का यही इख्तिताम हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।